हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं हाजिर हूँ आपके साथ आज एक नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। एंड बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली कहानी आप तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का पहला अध्याय मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये अध्याय 2 है। तो अगर इस कहानी को सुनने से पहले आप पहले अध्याय 1 सुनिएगा, जिससे आपको कहानी पूरी समझ में आएगी। तो अध्याय 2 हम शुरू करते हैं। कहानी आगे की कुछ इस प्रकार है। जिससे सिद्धांत मुसीबत कह रहा था, वह ट्रेन में चुपचाप बैठी थी। उसके चारों ओर लोग अपने दोस्तों या परिवार के साथ बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, और वह अकेली सिर्फ आंसू बहा रही थी। रात को ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी। मम्मा को उसे छोड़कर जाना पड़ा था। जब तक मम्मा पास थीं, उसे खुद को रोक रखा था, पर जाते ही उसके आंसू बहने लगे थे। उसे पापा से ढेर सारी शिकायत थी। आज वह इतनी अकेली सिर्फ इसलिए है कि साथ में पापा नहीं हैं। मम्मा दादी को छोड़कर नहीं जा सकती थी उसके साथ। आज पापा होते तो उसके साथ मुंबई जाते। उसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ते। उसने अपने आंसू पोंछे, खिड़की से बाहर दूर चारों ओर देखा। कहाँ है उसका शहर? कहाँ है उसका घर? मम्मा क्या कर रही होंगी? आज मम्मा ने छुट्टी ली है। दादी बहुत दुखी होंगी ना अपनी सोनी के बिना। इसलिए मम्मा आज सारा दिन उनके साथ रहेंगी। क्या कर रही होंगी दादी? वह बुदबुदाई। दादी, मम्मा, आपकी बहुत याद आ रही है। आप दोनों की, मुझे आपके पास जाना है। तभी उसकी मोबाइल बज उठी। उसने लपक कर उठाया। दादी थी। मेरी लाडो, कैसी है? सब ठीक है ना? तू रात को ठीक से सोई? कुछ खाया कि नहीं? साथ के लोग ठीक है ना? कोई परेशान तो नहीं कर रहा? शिल्पा अपने आंसू पोंछते हुए बोली। दादी, बस बस, आपकी आदत कभी नहीं जाएगी। नहीं। एक साथ कितने प्रश्न करती हैं आप? सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? दादी भर्राई स्वर में बोल पड़ी। बस मेरी लाडो, ठीक हूँ। पर उससे पहले ही मम्मा उनके हाथों से फ़ोन लेकर बोल पड़ी। दादी बिल्कुल ठीक है सोनी, तू उनकी चिंता मत कर। अब कुछ ही देर में तू पहुंच जाएगी। पहुंचते ही फ़ोन कर देना। और हाँ, आशा ने कहा है उसकी आज ज़रूरी मीटिंग है। उसका बेटा आ जाएगा तुझे लेने। और हाँ, जब तक वह ना आए तू मुंबई स्टेशन से बाहर मत जाना बेटा। शिल्पा ने हाँ कहा और मन में सोचने लगी, इस आशा आंटी का बेटा भी है। पता नहीं कैसा होगा। कौन कौन होंगे उनके घर में? मैं कैसे रह पाऊंगी उनके यहाँ? वह अपनी सोच को झटकते हुए बाहर की ओर देखने लगी, क्योंकि वह जितना इन चीज़ों को सोच रही थी, अंदर एक डर समाता जा रहा था। ट्रेन मुंबई स्टेशन पहुंच चुकी थी। शिल्पा ने चारों तरफ देखा। सभी लोग उतरकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। वह थोड़ी देर इंतजार करती रही, पर कोई नहीं आया था उसे लेने। उसने देखा, सारा का सारा ट्रेन खाली हो चुका था। वह अकेली बैठी थी। अब उसे डर लगने लगा था। वह अपना बैग उठाकर धीरे से नीचे उतरी और चारों तरफ देखने लगी। कितना बड़ा स्टेशन, कितने लोग, कितनी भीड़। वह कहाँ जाएगी? किससे उनका पता पूछेगी? वह कुछ नहीं जानती थी। मम्मा को फ़ोन करे क्या?
पर वह और परेशान हो जाएंगी। क्या करे शिल्पा अब? वह भयभीत सी आंखों से इधर उधर देखने लगी। तभी उसने खुद को कुछ लोगों से घिरे पाया। वो कुछ बोल रहे थे। एक कह रहा था, कहाँ जाना है मैडम? आइए मैं पहुंचा देता हूँ। दूसरा तुरंत बोल पड़ा, मैडम मेरी टैक्सी एकदम नई है, आपको ज़्यादा पसंद आएगी। तीसरा बोल पड़ा, मैडम मुझे पता है आपको फिल्म इंडस्ट्री जाना है, मैं सही जगह ले जाऊंगा। एक ने तो हद ही कर दी। शिल्पा के हाथ से बैग छीनते हुए बेशर्मी से कहा, मेरे भाई की बहुत पहुंच है फिल्म इंडस्ट्री में, माँ कसम आप एक नंबर की हीरोइन बनोगी। शिल्पा के आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। क्या करेगी, किससे मदद मांगेगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लगता था उल्टे पांव वह ट्रेन में चढ़ जाए और वापस अपने घर चली जाए। उसने देखा सारे वैन वाले खुद में ही उलझ पड़े थे कि कौन उसे अपनी गाड़ी में बिठाए।
उसने बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरा बैग दे दीजिए प्लीज़। पर किसी को सुनाई तक नहीं दिया। अचानक उसे एक गंभीर और कर्कश आवाज़ सुनाई दी। वह अपना बैग मांग रही है, देती क्यों नहीं? शिल्पा ने देखा, एक लंबा चौड़ा खूबसूरत सा नौजवान वहां खड़ा था। उसके जबड़े बिछे हुए थे और आंखें अंगारे बरसा रही थीं। उसके पास बैग था। उसने कुछ कहना चाहा, पर उससे पहले ही उस नौजवान ने उसके हाथ से बैग छीनते हुए गर्जा, दफा हो जाओ यहाँ से, सब के सब, वरना जेल की हवा खिला दूंगा सबको। उसके इतना कहते ही सारे के सारे वहां से दुम दबाकर भाग गए। अब नौजवान शिल्पा की ओर मुड़ा और उसी तरह गर्जा, हीरोइन बनने आई हो तो अभी के अभी वापसी की ट्रेन पकड़ो और घर वापस जाओ। शिल्पा ने किसी तरह डरते डरते ना में सिर हिलाया, पर उस नौजवान ने इसका कुछ और अर्थ समझा और गरजा, वापस नहीं जाओगी तो जाओ, बर्बाद होने आई हो तो कौन रोक सकता है तुम्हें, बेवकूफ लड़की, नरक में जाओ, मुझे क्या। इतना सुनते ही शिल्पा की रुलाई छूट गई। वह सुबकते हुए बोली, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। वह एक क्षण को रुक गया, फिर थोड़े नरम स्वर में पूछा, कौन से कॉलेज में, कहाँ जाना है, पता होगा ना तुम्हारे पास में, मैं पहुंचा देता हूँ। यह सुनकर शिल्पा और डर गई। चाहे इसने उसे उन लोगों से बचाया हो, पर है तो अनजान ही, वह इसके साथ कैसे जा सकती है। वह जल्दी से बोल पड़ी, मेरे रिलेटिव्स आएंगे लेने, कहीं फंस गए होंगे। उसने सिर हिलाया और कहा, ओके, पर यहाँ इस तरह खड़े रहना ठीक नहीं है। एक काम करो, जब तक वो ना आए तुम प्रतीक्षालय में उनका इंतजार कर सकती हो। वह खुद ही बैग उठाकर चल पड़ा। शिल्पा उसका अनुसरण करती हुई वेटिंग रूम तक आई। उसने वहां के कैटेगर से कुछ बात की और फिर शिल्पा की ओर मुड़कर कहा, तुम उन्हें फ़ोन कर दो और यही इंतज़ार करो। मैंने इनसे कह दिया है कि कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। कुछ परेशानी हो तो इन मैडम से कहना। शिल्पा ने सर हिलाया। उसने घड़ी देखा और जल्दी से कहा, मुझे अभी 5 मिनट में ट्रेन पकड़ना है, तुम यहीं बैठो। और हाँ, ऐसी रोनी सूरत रखोगी तो सब समझ जाएंगे कि नई हो, किसी छोटे शहर से आई हो, नर्वस हो। सो मुस्कुराओ और आराम से बैठो यहाँ। कहते हुए वह जल्दी से वहां से चला गया। केटेगर ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप कुछ लेंगी? शिल्पा ने सर हिलाकर वहां बैठ गई और अचानक उसे याद आया, अरे वह तो उस नौजवान को थैंक्स कहना ही भूल गई। और कैसे कहती, कैसा गुस्सा चेहरा था, देखकर ही डर लगने लगा था उसे, वरना चेहरा तो किसी बॉलीवुड हीरो जैसा है। इतना सोचकर वह खुद ही मुस्कुराने लगी। उसे उस नौजवान का चेहरा याद आया और उसके साथ ही उसकी आंखें। हाँ, ऐसी आंखें तो उसने अब तक किसी की नहीं देखी थी। नीली आंखें, बिल्कुल समंदर के नीले जल जैसा स्वच्छ और गहरा, और समंदर में फुफकारती लहरों जैसी ही जलती हुई निगाहें। क्या शिल्पा कभी भूल सकती है उसे? शायद नहीं। उसका ध्यान टूटा मोबाइल के बजने से। मम्मी थी। बेटा कहाँ है तू? सिद्धार्थ आया कि नहीं? शिल्पा, नहीं मम्मी, मैं वेटिंग रूम में उसका इंतजार कर रही हूँ। पद्मा ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ बेटा, अभी अभी सिद्धार्थ का फोन आया था कि वह कहीं फंस गया है, कुछ देर में आ जाएगा। तेरा नंबर उसके पास नहीं है ना, तो तुझे बता नहीं पाया। तू वहीं पर रह। शिल्पा ने हाँ कहते हुए मम्मा ने कहा, और बेटा सुन, कोई अगर कहे कि उसे तुम्हें रिसीव करने भेजा है तो यूं ही मत चले जाना, और किसी को अपना नाम भी मत बताना, और किसी पर भरोसा मत करना। और शिल्पा पद्मा की बातों को काटते हुए बोली, मम्मी मैं बच्ची नहीं हूँ, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं आपको आशा आंटी के घर पहुंचकर फ़ोन करूँ। मम्मा के फ़ोन रखने के बाद वह इधर उधर देखने लगी। इतनी बोर वह कभी नहीं हुई थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस इंसान पर जिसे ये पता था कि वह यहाँ नई है, फिर भी समय पर नहीं पहुंचा। अचानक तभी एक लड़का लगभग दौड़ता हुआ वहां आया और शिल्पा को देखकर बोला, मैं सिद्धांत हूँ,
तुम्हें ही ढूंढ रहा था। शिल्पा ने उसे घूरते हुए देखा तो वह थोड़ा सकपका गया, फिर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? सॉरी, मैं भूल गया। शिल्पा को मम्मी की बात याद आ गई। ये कैसा इंसान है कि उसका नाम ही भूल गया। वह चुपचाप उसे घूरती रही, पर कुछ भी उसकी जुबान से बाहर नहीं आया। आज तक वह किसी ही लड़के से ऐसे मुखातिब नहीं हुई थी। अचानक से एक नौजवान से बात करना उसके लिए जरा सा मुश्किल हो रहा था। तभी वह नौजवान बोल पड़ा, शिट यार, गूंगी हो, मैं भी किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। तुम्हारा नाम है? वह सोचने की मुद्रा में आंखें गोल गोल घुमाता रहा और अचानक अपनी जेब से एक कागज निकाला। कोई लिस्ट था वो। वह पढ़ने लगा, मोहिनी, रोमेला, प्रियंका, ऐश्वर्या, अनुष्का। इतना कहकर वो शिल्पा की ओर प्रश्नसूचक निगाहों से देखा, पर उसे उसी तरह घूरते देखकर बोल पड़ा, हाँ शायद, हाँ याद आया, तुम तो किसी गांव से आई हो। इतने खूबसूरत नाम तुम्हारे नहीं हो सकते। उसने कुछ सोचा और एक लिस्ट निकाला और पढ़ने लगा। सीता, गीता, रीना, मीना, रीता, प्रेमा। शिल्पा ने अजीब निगाहों से उसे देखा। यह लड़का इतनी सारी लिस्टों का नाम क्यों रखा है? कौन है ये? इतनी सारी लड़कियों को जानता है या कुछ और मामला है? उसका दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सुना वह कह रहा था, नाम में क्या रखा है, कुछ भी हो, चलो अब लेट हो रहा है। पर शिल्पा अपने जगह से बिल्कुल नहीं हिली। उसने उस केयरटेकर की मदद लेने की सोची, पर वह वहां नहीं थी। शिल्पा असहाय नजरों से चारों तरफ देखने लगी। उसे वो इंसान याद आया जिसने उसे यहाँ छोड़कर गया था। दिल ने कहा, काश वह आ जाता, इस पागल इंसान से मुझे बचा लेता। उसे याद आया आशा आंटी का नंबर उसके पास है, तो वह जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर नंबर लगाने लगी कि उसका मोबाइल बज उठा। उधर आशा आंटी थी। बेटा शिल्पा, वो नालायक पहुंचा कि नहीं? तू कहाँ है? पर वह कुछ जवाब देती उससे पहले ही सिद्ध ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और चिल्लाया, मम्मा, मैं तो बहुत पहले पहुंच चुका हूँ और इसे मेरे साथ जाने को कह रहा हूँ, पर ये तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रही। और मम्मा, ये तो गूंगी है, आपने बताया नहीं था मुझे। आशा चिल्लाई, गधा कहीं का, शिल्पा को फोन दे। सिर्फ छोटा सा मुंह बनाकर शिल्पा को फोन थमा दिया। आशा बोली, बेटा, ये मेरा नालायक बेटा दिमाग से जरा ढीला है, उसकी बातों का बुरा मत मानना और जल्दी घर आ जा। शिल्पा ने उत्तर दिया, जी आंटी। सिद्ध आश्चर्य से बड़बड़ाया, अरे ये तो बोलती भी है। शिल्पा उसे अजीब नजरों से देखते हुए अपना बैग उठा ली, पर अगले क्षण सिद्ध उसके हाथ से बैग छीनते हुए बोला, मुझे दो, मम्मा को पता चला ना कि मेरे होते हुए तुमने बैग उठाया है तो मेरा मर्डर कर देंगी, सीधा जेल जाएगी मेरी ग्रेट मम्मी। शिल्पा बिना कोई उत्तर दिए उसके पीछे पीछे चल पड़ी। सिद्ध ने बैग गाड़ी की डिग्गी में रखा और शिल्पा पीछे की सीट पर बैठते ही बोल पड़ा, पीछे क्यों बैठी हो? कान खोलकर सुन लो मिस। हाँ, जो भी तुम्हारा नाम है याद नहीं है मुझे, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, सामने बैठ जाओ। शिल्पा को लगा सचमुच ये लड़का पागल है। वह चुपचाप सामने आकर बैठ गई। सिद्ध गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, गुड गर्ल, और हाँ, मम्मा से मेरी शिकायत मत करना। पूछे तो कहना मैं टाइम पर ही पहुंचा था, तुम्हारी ट्रेन लेट थी, समझी ना? पर शिल्पा से कोई उत्तर न पाकर वह उसे घूरते हुए बोला, गूंगी तो नहीं हो, फिर क्या बात है, लड़कों से बात नहीं करती क्या? शिल्पा ने दो टूक जवाब दिया, मैं आपकी मम्मी से नहीं कहूंगी। सिद्ध ने उसे घूर कर कहा, आप क्यों कह रही हो? शिल्पा ने जवाब दिया, जी नहीं कहूंगी। सिद्ध अजीब निगाहों से उसे घूर कर बड़बड़ाए, हे मेरे ऊपर वाले, मैं तो पागल हो जाऊंगा। ये लड़की मुझे आप जी ऐसा क्यों कह रही है? मैं बुढ़ा लग रहा हूँ क्या? जरूर मुझ में कुछ प्रॉब्लम है। शिल्पा उसे बड़बड़ाते देखकर घूरने लगी, जिसे देखकर सिद्ध बोल पड़ा, ऐसे क्यों घूर रही हो, मैं पागल लगता हूँ क्या? शिल्पा एक लंबी सांस लेकर सोचने लगी, कितना बोलता है ये। आशा आंटी भी ऐसी है क्या? फिर तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगी यहाँ रहकर।
भगवान, मुझे अपने घर वापस जाना है, इन पागलों के साथ नहीं रहना। पर आशा आंटी से मिलते ही उसकी सारी दुविधा मिट गई। उसने जब शिल्पा को आलिंगन में बांधते हुए अपने घर में स्वागत किया तो शिल्पा अवाक सी उसे देखती रही। वह बिल्कुल मम्मा जैसी थी, उनके ही जैसी कदकाठी, उनके जैसी बोली। उसने झुककर आंटी के पैर छू लिए। आशा आंटी ने गदगद होकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कितनी बड़ी हो गई है तू। मैंने तुझे जब देखा था इतनी सी थी तू। सिड ने बैग रखते हुए कहा, मम्मा मेरा काम हो गया, मैं अब जा रहा हूँ। आशा उसे घूरते हुए बोली, कुछ सीख इससे, कितनी संस्कारी है देख। और तू इतना लेट क्यों हो गया था स्टेशन? मुझे झूठ मत कहना, मैंने पता लगा लिया है कि ट्रेन राइट टाइम पर था। इस तरह बेचारी कितनी देर अकेली वहां थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो? सिद ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे कैसे किसी को कुछ हो जाता? मुंबई में लड़कियां नहीं रहती क्या? और ये अब इत्तू सा नहीं, काफी बड़ी है। आपको तो सिर्फ मुझे डांटना है, और वो भी अनजाने लोगों के सामने। आशा गुस्से से बोली, यहाँ जाना है जा, मेरा दिमाग मत खा। चल शिल्पा बेटा, आप काफी थक गई होंगी, आपका कमरा दिखा दूं। सिद ने चुटकी ली। हाँ, अब तो शिल्पा बेटा मिल गई तो सिद बेटे को भूल गई। अपने एकमात्र लाडला, आपके जीने का सहारा, उसे भूल गई आप। गुड, ये दुनिया ही ऐसी है, मतलब निकल गया तो पहचानते ही नहीं। आशा उसे घूरते हुए बोली, शिल्पा यहाँ नहीं होती तो अब तक तेरा सिर फोड़ देती। मेरी जान मत खा, जा यहाँ से। सिद का फोन बज उठा। सिद ने मुस्कुराते हुए फोन रिसीव किया और जोर जोर से कहने लगा, हेलो स्वीटी। हाँ, वो बोरिंग काम फिनिश हो गया। हाँ, अब बस टाइम ही टाइम है, 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। आशा उसे गुर्राई, तू कहीं नहीं जाएगा, जा शिल्पा को उसका कमरा दिखा, मैं उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। आशा प्यार भरे लहजे में बोली, नहीं बेटा, तकलीफ किस बात की? शिल्पा जल्दी से बोल पड़ी, आंटी आप तकलीफ मत कीजिए, मुझे भूख नहीं है। आशा प्यार भरे लहजे में बोली, नहीं बेटा, तकलीफ किस बात की? सिद्ध ने व्यग्रता से कहा, अब आप दोनों का ये प्यार व्यार मेल मिलाप खत्म हो गया हो तो मैं इसी कमरा दिखा दूं? आशा उसे घूरते हुए बोली, हाँ जा। अगले दिन शिल्पा का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहा। आशा आंटी ने उसे छुट्टी ली थी। वह शिल्पा को लेकर कॉलेज आई, उसका एडमिशन करवाया और फिर उसे मुंबई का सैर करवाने ले गई। दोनों सारा दिन खूब घूमे। आशा आंटी ने ढेर सारी शॉपिंग की और शाम को घर वापस आई। फिर दोनों ने मिलकर खाना बनाया और ढेर सारी गप्पें की। शिल्पा तो ज़्यादा समय चुप ही थी, पर आशा आंटी खूब बातें कर रही थी। उसने बताया कि वो और पद्मा जिगरी दोस्त थी। दोनों की शादी भी एक ही मोहल्ले में हुई। सिद्ध के पापा और शिल्पा के पापा की भी जान पहचान थी, जो पद्मा और आशा की शादी के बाद दोस्ती में बदल गई। दोनों घरों में खूब आना जाना था। फिर जब सिद्ध 3 साल का था, उसके पापा को एक विदेशी कंपनी का ऑफर आया तो वो जाना नहीं चाहते थे, पर शशांक भाई साहब ने अपनी कसम देकर जाने को मजबूर किया। दूर रहते हुए भी उनके रिश्ते में कोई बाधा नहीं आई। पर शशांक भाई साहब के जाने के बाद तो सिद्ध के पापा जैसे टूट ही गए। कुछ साल विदेश में रहने के बाद वे मुंबई आकर बस गए। धीरे धीरे सब अपने जीवन के संघर्ष में व्यस्त हो गए, पर आशा और पद्मा की दोस्ती बरकरार रही। शिल्पा, आंटी आप बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी हैं। मेरा सारा डर, घबराहट आपको देखकर ही खत्म हो गई थी कल। आशा प्यार से उसके बालों में हाथ फेरती हुई बोली, पद्मा बहुत लकी है, तू जैसी प्यारी बेटी पाई है। वह तुझे सोनी बुलाती है, मुझे पता है। क्या मैं भी कह सकती हूँ? शिल्पा ने सर हिलाते हुए उत्तर दिया, जरूर आंटी, आप मुझे सोनी ही कहना। आशा ने मुस्कुराते हुए उसे आलिंगन में बांध लिया। अगले दिन शिद ने खूब हंगामा किया, क्योंकि उसे शिल्पा को अपने साथ लेकर कॉलेज नहीं जाना था। शिल्पा ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया था जहां सिद पढ़ता था, और आशा का ऑर्डर था कि अब से शिल्पा सिद के साथ ही कॉलेज जाया करेगी। सिद ने मम्मा से विनती की कि उसके साथ ऐसा अन्याय ना करें, क्योंकि लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। वह इतना स्मार्ट, हैंडसम
और शिल्पा बिल्कुल सीधी शलवार कमीज वाली बहन जी। सिद्ध की इमेज की तो 12 बज जाएंगे, पर उसके बहाने आशा के सामने नहीं चलने वाले थे। इसलिए शिल्पा को कार में ही उसने चेतावनी दी, याद रखना, तुम नहीं हो यहाँ इसलिए मैं लेकर जा रहा हूँ। कॉलेज में मेरे पीछे पीछे मत घूमना। शिल्पा समझ गई थी इस इंसान से कुछ बातें करना बेकार है, इसलिए उसने सिर्फ सर हिलाया। सिद्ध ने उसे घूरते हुए कहा, और हाँ, कॉलेज में मुझे जी आप कहने की गुस्ताखी मत करना। शिल्पा ने फिर से सिर हिलाया। उसे असल में बहुत चिंता हो रही थी कि पता नहीं कॉलेज के स्टूडेंट कैसे होंगे, उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कहीं उसका मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। अपने ख्याल में खोई जब वह कॉलेज पहुंच गई, पता ही नहीं चला उसका ध्यान टूटा जब सिद्ध की आवाज़ सुनाई दी, अब आप कार से उतरेंगी या मुझे ड्राइवर की तरह कार के दरवाजे को खोलकर आपका इंतज़ार करना होगा। जैसे ही शिल्पा सिद्ध के साथ कॉलेज के अंदर आई, उसे किसी के जोर से सीटी मारने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा सिद्ध आगे बढ़कर उस लड़के से बहस में उलझ पड़ा। अब ये सीटी क्यों मार रहा है? मैं जोर मैं जोकर दिखता हूँ क्या? उस लड़के ने बेशर्मी से दांत निकालते हुए कहा, अरे नहीं, नई चिड़िया देखकर तो जीभ फिसल गया। जानबूझकर मैंने सीटी नहीं बजाई। शिल्पा अंदर तक डर से सिहर गई। ये कैसी जगह है? कॉलेज में ऐसे सड़क छाप लोग भी रहते हैं क्या? उसने देखा सिद्ध ने उसका कॉलर पकड़ लिया था और चेतावनी देते हुए कहा था, इसका नाम शिल्पा है और ये इस सिद्ध की दोस्त है, याद रखियो। अगली बार देखा ना कोई बदतमीजी करते हुए तो जीभ, आंख, जुबान सब निकाल कर तेरे हाथ में रख दूंगा। वह लड़का चुपचाप वहां से भाग गया, पर शिल्पा को अचानक सिद्ध अच्छा लगने लगा। उसे लगा वह इतना बुरा भी नहीं है, उसे शिल्पा की फिक्र है। उसने सुना सिद्ध कह रहा था, चलो तुम प्रिंसिपल सर के केबिन में छोड़ दूं, मम्मा ने यही कहा था। और हाँ, मैं कोशिश करूंगा ब्रेक में तुमसे मिलूं, और अभी कुछ दिन अकेले मत घूमना। सीनियर्स रैगिंग करने का मौका ढूंढते हैं, और कोई कुछ कहे जवाब मत देना। तू इतनी उदास क्यों है तमन्ना? कुछ कुछ हुआ क्या? दीपा ने धीरे से पूछा। तमन्ना जो अपने आप में ही खोई थी, सिर हिलाकर उत्तर दिया, नहीं कुछ नहीं। दीपा जानती थी इस लड़की से कोई बात निकलवाना मुश्किल है जब तक वो खुद ना कहे, सो बात को टालते हुए पूछी, इस बार कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लेगी ना तू? तमन्ना कुछ कहने ही वाली थी कि टीचर का स्वर गूंजा, तमन्ना, दीपा, अगर आप लोगों की बात खत्म हो गई हो तो इधर उधर ध्यान देने की कृपा करें। दोनों ने देखा प्रिंसिपल सर एक नई लड़की के साथ खड़े कुछ कह रहे थे। प्रिंसिपल खुशी खुशी शिल्पा का इंट्रो करा रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी टैलेंटेड लड़की हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है। तमन्ना ने धीरे से पूछा, कौन है ये? नजमा उधर से बोल पड़ी, अरे ये लड़की अपने जिले में पहले रैंक पर है, अच्छा है ना, हमारे साथ पढ़ेगी। तमन्ना को उसकी बात पसंद नहीं आई, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। पर दीपा बोल पड़ी, फर्स्ट आई हो या सेकंड, हमें क्या, सुना है किसी टाउन से आई है, कैसी बहनजी टाइप लगती है, गंवारू। सपना जो पीछे बेंच से उनकी बातें सुन रही थी, कहा, दीपा, सलवार कमीज हमारे देश का सभ्य ड्रेस है, उसे पहनने से कोई गंवारू नहीं होता। दीपा गुस्से से बोली, तू चुप रह, मैंने तुझसे बात नहीं की थी जो अपना टांग अड़ा रही है। उन्हें प्रिंसिपल की आवाज़ सुनाई दी, क्या हो रहा है वहाँ? और तमन्ना, आपको तो शिल्पा मल्होत्रा का स्वागत करना चाहिए। तमन्ना उठ खड़ी हुई, पर कोई जवाब नहीं दिया। प्रिंसिपल ने कहा, अब से शिल्पा मल्होत्रा आपके पास बैठेंगी, वो यहाँ नई हैं और आपका सबका सपोर्ट चाहिए। शिल्पा, आप हमारे कॉलेज की होनहार स्टूडेंट तमन्ना मलिक के पास जाकर बैठिए। शिल्पा ने धीरे से सर को धन्यवाद दिया और तमन्ना के पास आकर बैठ गई। पर वह समझ चुकी थी कि तमन्ना नाम की लड़की ने उसे शायद पसंद नहीं किया था, क्योंकि उसने शिल्पा की ओर देखा तक नहीं था। शिल्पा ने अपना ध्यान लेक्चरर की ओर देने की कोशिश की। उसने सोचा कुछ पॉइंट नोट कर लिया जाए।
एक डायरी निकाली, पर तमन्ना ने रूढ़ स्वर में कहा, कोई ज़रूरत नहीं किताब कॉपी निकालने की, यहाँ से अभी तुम्हें उठना होगा। शिल्पा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? प्रिंसिपल सर ने मुझे यहीं बैठने को कहा है। तमन्ना ने उसी स्वर में उत्तर दिया, यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान बैठता है और वो अभी आता ही होगा। तभी शिल्पा को प्रोफेसर की आवाज़ सुनाई दी, अरमान मलिक, ये टाइम है आपका क्लास में आने का। रोज एक ही बात कहता हुआ मैं भी तंग आ गया हूँ। शिल्पा को वही कर्कश आवाज़ सुनाई दी, सॉरी सर। उसने चौंक कर उस नौजवान को देखा जो इस ओर बढ़ रहा था। उसने तमन्ना की खुशी भरी आवाज़ सुनी, मिस शिल्पा, कहीं और तशरीफ ले जाओ। वह नौजवान कुछ आगे बढ़कर अचानक शिल्पा को देखकर ठिठक गया और शिल्पा की आंखें उससे जा मिली। वही आंखें, समंदर के नीले जल जैसा स्वच्छ और गहरी, और समंदर में फुफकारती लहरें जैसे उफानों वाली। ये थी कहानी का भाग 2। आपको कहानी कैसी लगी? भाग 3 मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊँगी।